we have discussed about types of sampling, and we talked that Blalock and many others consider that there are two types of, broadly, there are two types of sampling techniques. One is categorized as probability, जिसमें probability के सिद्धांत को, रैंडमनेस के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है, और दूसरा है जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैम्पलिंग टेक्निक को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अब तक अभी हमने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नाउ वी शैल डिस्कस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हैज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, हमने शुरू में ही कहा। इट डज नॉट यूज द टेक्निक ऑफ रैंडम सिलेक्शन और रैंडम सैम्पलिंग, मतलब इट इज बीइंग सिलेक्टेड, इसको एक नाम जजमेंट भी दिए हैं, एक और सैम्पलिंग टेक्निक भी आएगा जिसको हम लोग जजमेंट सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये इट डिपेंड्स लार्जली ऑन द रिसर्चर, इट इज नॉट यूज्ड फॉर जनरलाइजेशन। हमने चूंकि वहां कहा कि ये रैंडमनेस को फॉलो करता है, पैरामीट्रिक और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है, इसलिए इसके रिजल्ट जनरलाइजेबल है। यहां कहता है इट इज नॉट यूज्ड फॉर जनरलाइजेशन बट इट इज वेरी यूजफुल फॉर लो नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यदि बहुत कम पॉपुलेशन का साइज है, उस कंडीशन में, और भी कई कंडीशन है आगे हम लोग देखेंगे, उसमें ये ज्यादा यूजफुल है इन कंपेरिजन टू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इट इज मोर यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च, और क्वालिटेटिव रिसर्च का दायरा क्वांटिटेटिव रिसर्च की तुलना में बहुत बड़ा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टाइप्स। सर्वे भी आ गया, फिलोसफिकल आ गया, इथनोग्राफिक आ गया, और भी बहुत तरह के, हिस्टोरिकल आ गया, फेनोमेनोलॉजी आ गया, तो वो सारे में ज्यादा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल होता है। बहुत सारा में तो पॉपुलेशन का कंसेप्ट ही यूज नहीं होता है। The personal judgments of the researcher, convenience in carrying out the researcher, and availability of subjects are the three guiding principles of non-probability sampling methods. मतलब इसके तीन एस्पेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो गाइडिंग प्रिंसिपल की भी तरह है। क्या है? जब हम सैम्पलिंग, कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक, इसके भी टाइप्स के बारे में हम अभी बात करेंगे, सेलेक्ट करते हैं, तो पर्सनल जजमेंट ऑफ द रिसर्चर, नंबर वन, कन्वीनियंस इन कैरिंग आउट द रिसर्च, दूसरा, तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स आर द थ्री गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है, इसलिए उसका सिलेक्शन को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज non-parametric sampling, and in this sample non-inferential statistics are used। ये बाकी चीजें बहुत, हम लोग दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो वहां भी ये सारी चीजें आएंगी। सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? मतलब एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, फ्लेक्सिबल है, इसमें हम लोग रैंडमनेस को फॉलो नहीं करते हैं, इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी को नहीं फॉलो करते हैं, तो ये रिसर्चर पे ज्यादा डिपेंड करता है। ये तो डिफरेंस में और क्लियर होगा, लेकिन यहां भी हम इसको समझ गए। लेकिन इसके मेरिट्स क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबिलिटी हम जब पढ़ाते थे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, और फिर ये, तो हम एग्जाम्पल देते थे कि एक स्ट्रिक्ट मदर है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, पैरामीट्रिक टेस्ट, और दूसरा बहुत दयालु मदर है, बिना नहाए धोए भी बच्चा आ गया उसको खाना दे दिया, और दूसरे का रूल है। ये डिफरेंस क्लास में हम लोग कई बार इसका एग्जाम्पल हम देते थे। सो इट्स फ्लेक्सिबल, और आगे और देखेंगे कि बहुत सारी चीजें इसके फायदे हैं। मैं एक बार एक लेक्चर सुन रहा था, बहुत अच्छा लेक्चर, क्वालिटेटिव रिसर्च पे। उन्होंने क्वालिटेटिव रिसर्च की एक विशेषता ये बताई कि इवन द हाइपोथेसिस कैन बी चेंज्ड,
in due course of the work which is not applicable for quantitative research. वो उसी तरह से ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी एक बड़ी ब्यूटी है. इट इज कॉम्प्रिहेंसिव, इट इज कंपैरेटिवली मोर यूजफुल फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन. ये भी इसकी बड़ी विशेषता है कि जब इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगा तो, और अभी हमने देखा था वहां पीछे के स्लाइड में कि जब सैंपल का जब पॉपुलेशन बहुत छोटा हो तो इट इज मोर यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च. इट इज कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव and demands less efforts and time. It is more suitable for exploratory research, जिसमें हम अपनी तरफ से और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करके ऐड कर सकते हैं. Intended to generate new ideas, जैसे फेनोमेनोलॉजी का काम हो रहा है या फिर इथनोग्राफी वगैरह है, and understanding about the population. So it is more suitable for exploratory research. Or exploratory research is also a type of qualitative research, you can say, intended to generate new ideas and understanding about the population. Now we shall be discussing the limitations of the non-probability sampling. This is sampling technique. This sampling technique is prone to have systematic errors and sampling biases. क्योंकि रिसर्चर सेलेक्ट करेगा, रैंडमनेस को नहीं फॉलो करेगा, प्रोबेबिलिटी को नहीं करेगा, तो ये सिस्टमेटिक एरर होगा ही और सैम्पलिंग बायस भी होगा. ये तो ऑब्वियस है. इट इज दिस सैम्पलिंग टेक्निक इज नॉट ए गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. क्योंकि रैंडमनेस में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव बेटर होता है. Non-probability sampling is not a good representative of the population. It uses non-parametric statistics which is not so powerful. क्योंकि parametric statistics जो रिजल्ट देता है वो जनरलाइजेबल होगा. ये जनरलाइजेबल लोग कहता है कि नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें रिजिडिटी को फॉलो नहीं करते. It usually does not use inferential statistics and so its findings are not generalizable to the population. दोनों पैरामीट्रिक और इन्फरेंशियल के नहीं इस्तेमाल होने की वजह से इसके रिजल्ट को जनरलाइज करना कठिन है. इसलिए इट इज वन ऑफ इट्स लिमिटेशंस. द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट बिकॉज इट इज नॉट रैंडमनेस, इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी. सम सॉर्ट ऑफ चॉइस ऑफ द रिसर्चर इज इन्वॉल्व. So it is being considered as a judgment, subjective. So its nature is subjective. In the last part of this lecture, we shall be discussing about the types of non-probability sampling, and of course, this type will be not discussed in detail, rather in brief. So first is convenience non-probability sampling. ना मतलब इसको सिर्फ कन्वीनियंस कहते हैं लेकिन हमने नॉन प्रोबेबिलिटी उसमें जोड़ दिया. सो कन्वीनियंस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, इसके दूसरे तीसरे नाम से ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है. कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज इंसिडेंटल, एक्सीडेंटल, और एक और नाम ले रहे हैं वो और क्लियर कर देगा, हफाजात. मतलब इसमें प्लानिंग नहीं है. एक तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ही फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन कन्वीनियंस जिसको हफाजात, इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल भी कहते हैं, में बहुत सारे रूल को जो हम और दूसरे तरह के नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में फॉलो करते हैं इसमें नहीं करते. जैसे मान लो कि अभी हम पूछते हैं कौन पार्टी जीत रही है, मीडिया वगैरह वाला खास के दिखाता रहता है, तो उसमें जनरली कौन लोग जाते हैं? उसमें वही लोग जाते हैं जिनको किसी न किसी तरह का इंटरेस्ट होता है वहां शामिल होने. जैसे दिखाता है एक तो लाल किला वगैरह, नहीं वो दिल्ली के किसी स्पॉट पे वो एक चैनल है जो दिखाता है आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं. तो जो उसमें नॉन पार्टिसिपेटिव लोग होते हैं वो नहीं आते हैं.
मतलब वो जो उसको मिला उसी पे सैंपलिंग कर लिया, तो इसको हम कह सकते हैं कि मतलब कन्वीनियंस के अनुसार कर लिया। ठीक है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा फॉलो किया जाएगा कि हमको विद्यार्थी से पूछना है, लेकिन किस विद्यार्थी से पूछना है, इसका सिलेक्शन यदि हम प्रॉपरली नहीं करते हैं, हैफाजर्ड मैनर में ले लेते हैं, तो इसको हम कन्वीनियंस, हालांकि ये इसकी अपनी ये खासियत है जो हम लोग बाद में जब डिटेल में करेंगे तो करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि हैफाजर्डली हम लोग कर लेते हैं। तो ये तो कन्वीनियंस, इंसिडेंटल, इसी को एक्सीडेंटल और हैफाजर्ड भी कहते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छे में से एक है पर्पसिव, जिसको जजमेंट कहते हैं। और हम लोग जब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को डिसाइड करते हैं, डिफाइन कर रहे थे, तो ये बोला इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए जजमेंट सैंपलिंग, लेकिन यह पर्पसिव सैंपलिंग को ही हम लोग जजमेंट सैंपलिंग कहते हैं, जो पर्पस के आधार पे लिया जाता है। जैसे वहां हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रेटिफायर, स्टेटा को ध्यान में रख के तब सैंपलिंग किया। सो इट इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग व्हिच इज लाइक द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। वहां रैंडमनेस को फॉलो करते हैं, यहां नहीं करते। कोटा, एरिया, क्लस्टर से इसका नेचर कह सकते हैं कि थोड़ा सा मिलता है। कोटा 10% स्टूडेंट को ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और कैसे करेंगे, कोटा फिक्स करके। कोटा कहां से, जैसे क्लस्टर में क्या था, एक जगह से लेंगे, तो इसी तरह से कोटा सैंपलिंग का नेचर है। और हमने पहले ही कहा कि हम और डिटेल में बाद में जब कोटा सैंपलिंग को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे तो और बातें आपको क्लियर होंगी। स्नोबॉल एक ये स्टडी का मेथड है, सोशियोमेट्री, आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में। इसको स्नोबॉल को सोशियोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं कि सोशियोमेट्री का इसमें इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कि आप कुछ ट्राइबल स्टूडेंट पे काम कर रहे हैं, और ट्राइबल एक स्टूडेंट से आपने पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा कि और किस किस को शामिल किया जा सकता है सैंपलिंग में, और वो जो आपके सैंपल का एलिमेंट है उसकी राय पे ही आप सैंपल को सेलेक्ट करते जाते हैं, तो उसको स्नोबॉल कहते हैं। और एक जो टाइप हम लोगों ने, इसको मैं लिख देता हूं, एक टाइप हम लोगों ने जो सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग में किया, उसको कुछ लोग, मतलब सिस्टमेटिक सैंपलिंग टेक्निक को भी कुछ लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मानते हैं। और उनका तर्क क्या है, आपको याद होगा, वहां जो 50,000 को 500 से डिवाइड करके 100 तक हम लोगों ने लाया था, तो वहां आपने देखा कि हर 100 टर्म को हम सेलेक्ट करते हैं। यहां लोगों का कहना है कि मान लीजिए आप पहले 100 को सेलेक्ट किया, फिर 200 को किया, 300 को किया, तो ये बीच में 101 से लेके 199 को आपने तो कंसीडर ही नहीं किया। यदि आप सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग को रैंडम मानते हैं, तो इन लोगों को का चांस तो है ही नहीं, क्योंकि आप सिस्टमेटिक हो गए। तो बहुत लोगों का मानना है कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग may be a random sampling, but it is not a random sampling because it does not consider the in between element, that is from 101 to 199, 201 to 299 and like that. So in types of random sampling we have discussed, and we are going to conclude this part, that there are certain types of non-probability sampling which is distribution free, and those are convenience, which is also known as incidental, accidental, haphazard, and there may be other names as well. So convenience, second purposive, which is also known as judgment, quota, snowball, systematic. So we have discussed different types of non-probability sampling. In the last part of this comprehensive lecture, we shall be
discussing the difference between probability and non-probability sampling. So this is all about this part. Thank you very much.